जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ैनब बैक विद अ न्यू वीडियो रिगार्डिंग डीपसीक R1। डीपसीक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंडिंग डिस्कशन चल रही है आजकल इंटरनेट के ऊपर रिगार्डिंग दिस मॉडल, इसके आउटपुट्स के बारे में और जो भी इसने इम्पैक्ट यूएस की मार्केट के अंदर क्रिएट किया, किस तरह मार्केट में एक शिफ्ट ये लेके आया है। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन, उन सारी चीज़ से आप सब बखूबी आगाह हैं कि क्या-क्या हो रहा है इससे रिलेटेड। बट ये जो वीडियो है ये मैंने जो जिस सोल पर्पस के लिए बनाई है वो ये है कि इसका जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसको समझा जाए कि ये किस तरीके से ट्रेन किया गया था। सो मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया है ये बेसिकली इसके रिसर्च पेपर में से किया है, क्योंकि ये मॉडल ओपन सोर्स है। तो जो कंपनी है डीपसीक की उसने इन्फॉर्मेशन को लाइक इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। आप इसके रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है। लाइक इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा अगर आप इसको पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस मॉडल का ट्रेनिंग प्रोसेस क्या था, और इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी देखते हैं ट्रेनिंग से पहले वाला, कि किस मॉडल को इम्प्रूव करके R1 तक ये लोग बेसिकली पहुँचे। सो इसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा है कि डीपसीक R1 ज़ीरो का जो मॉडल था, जब उसको ट्रेन किया गया, जब उसके रिज़ल्ट निकाले गए, तो उसके अंदर कुछ 2 मेन प्रॉब्लम्स इनको फेस करने को मिली, जिनमें से एक प्रॉब्लम है ये पुअर रीडेबिलिटी वाली और दूसरी है लैंग्वेज मिक्सिंग। पुअर रीडेबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पर, कि एक यूज़र जब इस आंसर को समझने की कोशिश करता था, तो उसके लिए दे वर हार्ड टू अंडरस्टैंड। यानी कि एक प्रॉपर एक जो फॉर्मेट था उसके अंदर आंसर नहीं आ रहा था, और वो यूज़र के लिए समझना थोड़ा मुश्किल था, और उसके अंदर मार्कडाउन भी मिसिंग था। मार्कडाउन क्या चीज़ होती है? आप में से काफ़ी लोगों ने कोलैब नोटबुक यूज़ की होगी। कोलैब नोटबुक के अंदर जब भी आप कोई हेडिंग वगैरह लिखना चाह रहे होते हैं या कोई भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन लिखना चाह रहे होते हैं, तो कोड का और मार्कडाउन वाला ब्लॉक, ये 2 अलग ब्लॉक होते हैं। तो एक में तो आप कोड लिखते हैं और दूसरे में आप मार्कडाउन लिखते हैं, जिसके अंदर आप हैश यूज़ करते हैं फॉर हेडिंग एंड जिस तरह एचटीएमएल के टैग्स, आपने अगर लैंग्वेज पढ़ी है, एचटीएमएल के अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं, इसी तरह मार्कडाउन लैंग्वेज भी होती है, उसके भी कुछ अपने सिंबल्स टैग्स होते हैं जिसको आप यूज़ करके आप एक टेक्स्ट को प्रॉपर स्टाइलिंग दे सकते हैं। जिसके अंदर एक स्टैटिक वाला भी यूज़ होता है। आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं थोड़ा-सा, मार्कडाउन क्या होता है। सो आंसर को वो प्रॉपर मार्कडाउन फॉर्मेट के अंदर नहीं दे रहा था। इट वाज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड फॉर द यूज़र। और दूसरा था लैंग्वेज मिक्सिंग। लैंग्वेज मिक्सिंग का क्या मतलब है यहाँ पर, जिस तरह एक प्रॉम्प्ट यूज़र ने दिया, उसके अंदर अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही थी, तो जो मॉडल था, वो लैंग्वेजेस को मिक्स कर रहा था आंसर करते हुए। ये एक और इशू इसके अंदर था, जो कि आगे ये सारे इश्यूज़ ये लोग सॉल्व करते हैं और एक बहुत ही अच्छे पाइपलाइन डिज़ाइन करके उसको एक सिस्टमैटिक वे में लेके चलते हैं, और इस इन प्रॉब्लम्स को ये लोग एड्रेस करते हैं। सो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व जब इन लोगों ने किया, तो हमारे पास जो मॉडल निकला वो निकला डीपसीक R1। यानी कि हम R1 ज़ीरो को इम्प्रूव करते हैं, तो हमारे पास डीपसीक R1 जो है वो हमारे पास निकल जाता है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पाइपलाइन। सो ये जो R1 मॉडल ट्रेनिंग इन्होंने की है, ये बेसिकली एक पाइपलाइन को फॉलो करके हो रही है, जिस पाइपलाइन के 4 स्टेप्स हैं। इनमें से पहला स्टेप है कोल्ड स्टार्ट, दूसरा है रिजेक्शन सैम्पलिंग एंड सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, थर्ड है मेरे पास रीजन ओरिएंटेड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एंड द फोर्थ वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग फॉर ऑल दी सिनेरियोज। हम एक-एक करके इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड स्टार्ट के बारे में। कोल्ड स्टार्ट का यहाँ पर क्या मतलब है? जो R0 वाला मॉडल था ना, उसके अंदर इन्होंने डायरेक्टरी रीइंफोर्समेंट लर्निंग को अप्लाई कर दिया था। अब ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, ये आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट स्टेप में। अभी कोल्ड स्टार्ट की बात करते हैं। आपने प्रॉम्प्ट्स की कुछ टाइप पढ़ी होंगी, जिसमें से एक टाइप है ज़ीरो शॉट, एक है वन शॉट, एक है फ्यू शॉट, फिर इसके अंदर एक आती है चेन ऑफ थॉट। इस तरह करके देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स। यहाँ पर जब ये कोल्ड स्टार्ट करते हैं मॉडल को, तो ये एक डेटा कलेक्ट करते हैं, और उस डेटा को ये कैसे कलेक्ट करते हैं, यूजिंग फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग विद लॉन्ग चेन ऑफ थॉट। यानी कि हम मॉडल को कुछ एग्जाम्पल पहले दे देते हैं। फ्यू शॉट का जो कॉन्सेप्ट है, पहले उसको देखिए कि फ्यू शॉट में क्या होता है। वी गिव मॉडल सम एग्जाम्पल्स
लाइक जिस तरह मैं अगर उससे पूछ रही हूँ कि मुझे सम करके बताओ 5 + 2 कितना होता है, तो इससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स उसको सम की दे दूंगी, 1 + 2 करके, 3 + 2 करके। तो इसी तरह ताकि उसको पता लग जाए कि किस तरीके से जो है वो आंसर मॉडल जनरेट कर रहा है। तो ये होता है फ्यू शॉट। एक होता है लॉन्ग चेन ऑफ थॉट की, जहाँ पर इसने बात की है। तो चेन ऑफ थॉट में क्या होता है, यू प्रोवाइड डिफरेंट स्टेप्स टू द मॉडल कि भाई स्टेप नंबर 1 में ये होगा, 2 में ये होगा, 3 में ये होना है, 4 में ये होगा। इन पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाते हो। तो ये होता है चेन ऑफ थॉट का प्रोसेस। इन दोनों टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट को इकट्ठे यूज करके इन्होंने मॉडल को ये प्रॉम्प्ट्स दिए और इससे जो भी आउटपुट जनरेट हुआ उसको इन्होंने यूज किया। एक तो और दूसरा इन्होंने यूज किया डीपसीक R10 के आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट डीपसीक R10 से आ रहे थे उन आउटपुट्स को भी यूज किया इन्होंने। फिर इसके बाद डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग भी इस्तेमाल की, कि जिसमें इन्होंने मॉडल से एक डायरेक्ट आंसर मांग लिया किसी भी चीज़ का कि भाई हमें बताओ कि ये चीज़ क्या क्या होती है। सो फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच में मैंने लिखा है कि डीपसीक V3 मॉडल, ये क्या चीज़ है। सो ये भी इनका एक मॉडल था जिसको एज अ बेस मॉडल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको इस्तेमाल करके इसके ऊपर ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो डेटा है, इन तरीकों से इन्होंने जो कलेक्ट किया है वो इस मॉडल को ये इनपुट के तौर पे दे देंगे, या फिर आप कह सकते हैं इस बेस मॉडल को इस पे ट्रेन करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे इन शॉर्ट। तो फाइन ट्यून करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट निकला या जो इम्प्रूवमेंट्स आई, एक पहली इम्प्रूवमेंट ये आई कि जो आंसर अब यूज़र को मिलने लग गया था वो एक रीडेबल पैटर्न में आ गया था। अब वो रीडेबल पैटर्न क्या था कि जब आप उससे कुछ पूछ रहे हैं तो एक स्टेप में आपको, लाइक जब वो आंसर रिस्पॉन्स आपको दे रहा है तो आंसर के कुछ हिस्से में रीजनिंग पार्ट था, और जो आंसर का लास्ट वाला यानी एंडिंग पॉइंट था वहाँ पर समरी दे दी गई थी यूज़र को, ताकि पता लग जाए कि इसका क्रक्स क्या है, यानी कि प्रॉम्प्ट के साथ जो आंसर जनरेट हुआ उसके बारे उसकी जो समरी है वो क्या है। नेक्स्ट इसके अंदर, क्योंकि रीडेबल पैटर्न में ही रिस्पॉन्स समरी आ जाती है, वो मैं कवर कर चुकी हूँ उसमें। और डीपसीक R10 से बेटर परफॉर्मेंस थी इसकी। डीपसीक R10 से बेटर तो होनी ही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इसको टारगेट करके चल रहे थे, जो कोल्ड स्टार्ट है वो इसी को टारगेट करके चल रहा था कि किसी तरीके से जो आंसर है वो रीडेबल फॉर्मेट के अंदर आ जाए। और क्योंकि इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप किया गया है तो इसको आइटरेटिव प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि आप मॉडल को एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें जो है ना उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते एक ही दफ़ा में, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं। सो ये हमारे पास था कोल्ड स्टार्ट। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, या नेक्स्ट जो हमारी चेन के अंदर स्टेप आते हैं। इसमें हम बात करेंगे रीजनिंग ओरिएंटेड रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपके लिए न्यू टर्म नहीं होगी। इट इज़ द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक जिसके अंदर आप रिवॉर्ड सिस्टम के बेस पे एक मॉडल को ट्रेन करते हैं, और जो मॉडल जो एक्ट कर रहा होता है उसकी बेसिस पे आप इसको रिवॉर्ड दे देते हैं। उसके अच्छे एक्ट को रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है, और अगर तो कोई ऐसा इफेक्ट करता है जो कि सिचुएशन के अंदर यू कैन से एक अच्छा इम्पैक्ट कंसीडर नहीं कर पाता, या उससे कोई अच्छा चेंज नहीं आता, तो हम उसके ऊपर पेनल्टी डाल देते हैं, यानी कि उस रिवॉर्ड को कम कर देते हैं। सो मॉडल फिर रिवॉर्ड्स को देख के अपने स्टेप्स को प्रेटराइज करते हैं इस बेस पे कि मैंने ये चीज़ें करनी और ये नहीं करनी। तो ये ऐसी सिचुएशन एक छोटे बच्चे के साथ भी आप ले सकते हैं, जिस तरह का कोई अच्छा काम करता है उसको पेरेंट्स की तरफ से एक रिवॉर्ड मिलता है, और अगर कोई वो ऐसा काम करता है जो कि गलत हो तो उसको पनिशमेंट मिलती है। तो दिस इज़ बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसके अंदर रिवॉर्ड सिस्टम हमारे पास होता है। सो इसके अंदर क्या किया गया है इस दफ़ा कि डीपसीक जो V3 मॉडल है उसको अब फाइन ट्यून किया जा रहा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू। ठीक है, कि इसमें रिवॉर्ड सिस्टम हमने डाल दिया। वो रिवॉर्ड सिस्टम किससे रिलेटेड डाला है, एक तो रीजनिंग से रिलेटेड डाला है, और दूसरा रिवॉर्ड सिस्टम हमने डाला है इसके अंदर लैंग्वेज के लिहाज से। यानी कि जब मॉडल हमारा अब रिस्पॉन्स क्रिएट करे तो एक तो उसमें रीजनिंग भी अच्छी हो, और दूसरा ये कि जो लैंग्वेज में मिक्सिंग आ रही थी या डिफरेंट लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे थे तो वो मिक्स कर रहा था आंसर करते वक्त, एक लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर रहा था, दोनों को यूज़ करने लग जाएगा। तो इस चीज़ को हटाने के लिए इसके अंदर ये रिवॉर्ड ऐड किया गया है। ठीक है,
और इस रिवॉर्ड के अंदर ये चीज़ नोट की गई या फिर इस रिवॉर्ड में ये किया गया कि जौन सा लैंग्वेज जो था जिसकी रेशो ज़्यादा थी प्रॉम्प्ट के अंदर, तो मॉडल ने उसी के अंदर ही रिस्पॉन्स जनरेट किया। फॉर एग्जांपल अगर तो इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज आपने मिक्स कर दिए, तो जिस लैंग्वेज के वर्ड्स की रेशो ज़्यादा होगी अ, जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर, तो मॉडल उसी को ज़्यादा यूज़ करेगा या उसी में ही आंसर जनरेट करेगा। फिर उसके बाद नीचे एक एक्सपेरिमेंट की बात की गई है, एलिवेशन एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है? ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर आप कुछ फीचर्स को रिमूव कर देते हो इम्पैक्ट देखने का कि उसका मॉडल के ऊपर क्या होता है। सो इसके अंदर ना जब उन्होंने लैंग्वेज वाला रिवॉर्ड निकाल दिया, तो उन्होंने जो रीजनिंग थी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखा कि जब हम लैंग्वेज वाले रिवॉर्ड को माइनस कर देते हैं या फिर हम उसको निकाल देते हैं, खाली रीजनिंग वाले रिवॉर्ड के ऊपर हम फोकस हो जाते हैं, तो उससे मॉडल की जो रीजनिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसे इस वजह से हुआ कि जो जाहिर सी बात है, अगर आप दो रिवॉर्ड्स ऐड कर रहे हो इसके अंदर, तो मॉडल जो लैंग्वेज वाला था ना उसके अंदर उसके ऊपर तवज्जो वो ज़्यादा दे रहा था, जिसकी वजह से रीजनिंग में वो थोड़ा सा लैग कर रहा था। तो अब ये कहने को तो एक्यूरेसी ड्रॉप था, लेकिन क्योंकि हमारा फ़ोकस यूज़र की रीडेबिलिटी को भी इम्प्रूव करना था जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है उसमें, तो इस वजह से उन्होंने जो फाइनल रिवॉर्ड बनाया, उसके अंदर उन्होंने लैंग्वेज और जो भी रीज़निंग वाला था उन दोनों को इकट्ठा करके बनाया और दोनों को इसमें इम्पोर्टेंस दी और दोनों को ऐड किया। ऑल्दो देयर वाज़ अ एक्यूरेसी ड्रॉप, बट वो एक्यूरेसी ड्रॉप जो लैंग्वेज के अंदर कंसिस्टेंसी आ रही थी उसके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इस वजह से अगर तो लैंग्वेज वाले रिवॉर्ड को हटा देते, तो मॉडल उनका रिस्पॉन्स सही से जनरेट नहीं कर, रिस्पॉन्स बेसिक रीजनिंग में सही वो जनरेट कर देता, लेकिन फिर वो लैंग्वेज मिक्सिंग हो जाती है उसके अंदर। सो ये हमारा था रीजनिंग ओरिएंटेड रीइंफोर्स्ड लर्निंग। एंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो ये जो थर्ड स्टेप है इसके अंदर रिजेक्शन सैम्पलिंग एंड सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग यानी एसएफटी, इसको यूज़ किया गया है। तो रिजेक्शन सैम्पलिंग में क्या है कि जो भी हमने जो पिछला मॉडल हमने जो भी स्टेप के अंदर जो हमारा सेकंड स्टेप था उसमें जो मॉडल हमारे पास अभी जो आई थी उसकी जो भी आउटपुट आई थी मॉडल की, या जिस स्टेट के ऊपर वो कन्वर्ज कर गया था जिस पे फर्दर ट्रेनिंग करने पे अब उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, उस चेक पॉइंट को हम आगे लेके चले हैं और उसमें से हमने अब यहाँ से डेटा कलेक्ट किया, लाइक उसके रिस्पॉन्सेज हमने कलेक्ट किए हैं, जिसके अंदर से 600,000 रिस्पॉन्सेज हमारे पास रीजनिंग डेटा के थे और 200,000 रिस्पॉन्सेज नॉन रीजनिंग डेटा के। तो इसमें सुपरवाइज जो फाइन ट्यूनिंग हुई है इसके अंदर ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट था और प्रॉम्प्ट का आंसर दोनों चीज़ें गिवन थी। सुपरवाइज लर्निंग का यही मतलब होता है कि आपके पास डेटा तो गिवन है, उसका साथ में जो भी है आंसर भी आपको या लेवल है वो भी आपको पता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें आपको पता होती हैं सुपरवाइज में। तो इसमें भी जो भी डेटा हमने रीजनिंग के लिए कलेक्ट किया था वो उसी चेक पॉइंट में से कलेक्ट किया और उसमें से जो रिजेक्ट हमने चीज़ें की हैं जिसको रिजेक्शन सैम्पलिंग कह रहे हैं, उसमें वो चीज़ें जो कि रिस्पॉन्सेज जो ठीक नहीं थे, जो इनएक्यूरेट से थे, उनको फिर रिसर्चर्स ने उसमें से माइनस कर दिया और फिर सारे डेटा को कलेक्ट करके डीप सी के जो V3 मॉडल है दोबारा उसको उसके ऊपर फाइन ट्यून किया और उसमें जो भी हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हमारे पास राइटिंग, रोल प्लेइंग और जितने भी जनरल पर्पस टास्क थे जो कि नॉन रीजनिंग से स्पेसिफिकली रिलेटेड थे, उनके ऊपर मॉडल की एफिशिएंसी को या एक्यूरेसी को मज़ीद बेहतर हमने किया इस स्टेप के अंदर। और यहाँ पर ये जो नॉन रीजनिंग वाला प्रोसेस है इसके अंदर जो भी जनरल पर्पस टास्क आपके पास रिलेटेड चीज़ें जो भी आ रही हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ पर मॉडल को रोक दिया गया था कि जो सीओटी है वहाँ पर अप्लाई ना की जाए, यानी कि जो हेलो या हाय इस किस्म के मैसेजेस हैं इनके अंदर मॉडल को डिटेल स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 या स्टेप नंबर 3 मॉडल क्या रिस्पॉन्स जनरेट करते हुए करेगा। जिस तरह एक हमारे पास कोई भी है 3+2 जो है इसको हमने अगर मतलब एडिशन का है ना, इसको अगर हमने करना है तो इसमें समझ में आती है कि स्टेप 1 2 3 4 इस तरह करके कर रहा होगा, लेकिन इस तरह के जो सिंपल जो कि बिल्कुल ही सिंपल क्वेरीज है उसमें इतनी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा कि इसमें ये ऐसे होगा या ऐसे होगा। सो ये हमारे पास था स्टेप नंबर 3। अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। सो हमारा जो लास्ट स्टेप है वो आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फॉर ऑल दी सिनेरियोज, यानी इसके अंदर इसमें रीजनिंग भी टारगेट की गई है, इसके अंदर मॉडल कितना हेल्पफुल है, कितना लाइक हार्मलेस है, ये सारी चीज़ें मतलब सारे सिनेरियोज के लिए अब इसको फाइनली हम जो है
जो बेस मॉडल है इसको इन पे भी फाइन ट्यून करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो कुछ रिवॉर्ड्स यूज़ हुए हैं, इसमें से एक रिवॉर्ड को यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, रूल बेस्ड रिवॉर्ड। रूल बेस्ड रिवॉर्ड क्या चीज़ है? यानी कि जब भी कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चन होता है या कोई भी अलजेब्रिक जो कोई भी इक्वेशन होगी, जिस तरह फॉर सपोज 2x + 3x = 10, अब इस तरह की इक्वेशन है उसमें जो x की वैल्यू वो एक ही आएगी, ऐसा ही है। तो ये अलजेब्रा का सिंपल जो है, आप इसके अंदर सॉल्व जब करेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी, तो उसको आप मॉडल के साथ कंपेयर करके इजीली बता सकते हैं रूल बेस करके इसको, कि भाई ये सही है या गलत रिस्पॉन्स है। तो इस तरह की लर्निंग को या इस तरह के जो भी रिवॉर्ड सिस्टम है, इसमें हम इसको बोलते हैं रूल बेस्ड रिवॉर्ड, जिसमें सर्टेन रूल्स चेक करते हैं कि ये अप्लाई हो रहे हैं, फाइनल आउटपुट सेम आ रही है, ठीक है, देन इट्स गुड टू गो। फिर उसके बाद ह्यूमन प्रेफरेंस बेस्ड रिवॉर्ड मॉडल्स भी इसमें यूज़ किए गए हैं फॉर जनरल टास्क। अब ह्यूमन प्रेफरेंस बेस्ड रिवॉर्ड मॉडल का क्या मतलब है कि वो मॉडल को रिवॉर्ड उन सॉल्यूशंस पे किया गया है या उन रिस्पॉन्सेज पे किया गया है जो कि ह्यूमन की प्रायोरिटी में ज़्यादा चीज़ें जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं। जिस तरह इनमें से एक होता है कि रिस्पॉन्स हेल्पफुल होना चाहिए, वो हार्मलेस होना चाहिए। इसमें बेसिकली इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा फोकस किया गया है, ह्यूमन फोकस बना के। तो इसमें जो रिवॉर्ड सिस्टम यूज़ हुआ है हमारे पास, एक तो हार्मलेसनेस को वो देख रहे हैं कि आपका मॉडल जो है वो हार्मलेस रिस्पॉन्स जनरेट तो ना नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो वो उसको वैसे पेनल्टी डाल देते हैं, अगर वो नहीं कर रहा तो उसको +1 या कोई भी रिवॉर्ड सिस्टम जो उन्होंने पीछे लगा रखा है वो उसके अंदर उसको रिवॉर्ड कर देगा। और कितना आपका मॉडल हेल्पफुल है, वो आखिर में समराइज अच्छे तरीके से कर रहा है चीज़ों को, समरी बता रहा है एट दी एंड। ये हमने पहले स्टेप में भी पढ़ा था कोड स्टार्ट में, जिसमें मॉडल को हमने कहा था कि हमें समरीज भी बना के दो। तो उसके अंदर अब ये इन सारे प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके ये फाइनल स्टेप के अंदर इसको फाइन ट्यून किया इन्होंने। और जो रिवॉर्ड सिग्नल जो अब हमारे पास था, वो हमारे पास जितने भी दूसरे रिवॉर्ड्स थे, जिस तरह इसके अंदर रूल बेस्ड रिवॉर्ड है, ह्यूमन प्रेफरेंस बेस्ड, इनको कंबाइन करके एट द एंड हमने जो भी अपना रिवॉर्ड सिग्नल बनाया, उससे इस पूरे मॉडल को फिर एट द एंड बैलेंस कर दिया गया। और जो हमारे पास एट द एंड रिस्पॉन्स आया मॉडल का, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था, वो हार्मलेस भी नहीं था। अब हार्मलेस का मतलब क्या है? मॉडल वहाँ से होके आपको ऑब्वियसली कोई फिजिकली तो आपको हार्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बंदा आता है जो कि किसी मेंटल ट्रॉमा या किसी इमोशनल ट्रॉमा में से गुजर रहा है, और वो आके मॉडल के पास आ जाता है और उसको उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा प्रॉम्प्ट कर देता है जो जिसका जो आंसर है वो एक नेगेटिव आंसर हो सकता है, तो वो उसको क्या करेगा, वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, वो उसको किसी भी किस्म की इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ये चैट जीपीटी का मॉडल है, उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें भी अगर आप ऐसा कोई भी प्रॉम्प्ट करते हैं तो वो आपको नहीं आंसर करता। सो दिस वाज द फाइनल स्टेप फॉर दिस ग्रेट माइटी मॉडल R1। सो ये इस तरीके से ट्रेन हुआ। इसमें क्या क्या प्रोसेसेस लगे, 4 स्टेप से मैंने आपको बता दिए हैं। एंड आई होप सो द वीडियो वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।